देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, रात के 10 बजे के आसपास अचानक ही कमरे में दस्तक हुई। आवाज़ को सुनकर मेरी नींद खुल गई तो मुझे लगा कि शायद मेरे पापा होंगे। लेकिन मेरे पापा जब अपना काम ख़त्म करके घर लौटते थे तो वो सबसे पहले दरवाजे के पास खड़े होकर आवाज़ लगाया करते थे। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे ये हरकत थोड़ी सी हैरान कर देने वाली लगी, लेकिन उसके बाद मैंने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। हो सकता था कि आधी नींद में होने की वजह से मुझे ऐसा ही भ्रम हुआ हो। ऐसे में मैंने फिर से अपनी कंबल ओढ़ ली और सोने लगा। एक तरफ से पंखा भी हल्की रफ्तार से चल रहा था, तो उसके बाद जब अचानक ही वहाँ मुझे अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी तो मैंने पंखे को बंद किया और फिर अपनी कंबल को लेकर छत पर चला गया। नींद के आगोश ने मुझे इतनी बुरी तरह से अपने अंदर फंसाया हुआ था कि मैं ऊपर जाते ही वापस से सोने लगा। ऊपर की ठंडी ठंडी हवा मेरे शरीर को एक अलग ही सुकून दे रही थी। फिर इतने में ही मुझे ऐसा लगा कि कोई कुत्ता बहुत ही ज़ोर से भौंक रहा है। यह आवाज़ बहुत ही तेज़ थी। ऐसे में मेरी आँख खुल गई। एक बार फिर से मैं उठा और इधर उधर देखने लगा तो मैंने देखा कि मुझे सामने सड़क के ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ नजर आ रहा था। बहुत ही ध्यान से देखने पर पता चला कि ये तो मेरे पापा की शर्ट थी, और अगर ये मेरे पापा की शर्ट है तो ये बात भी पक्की थी कि वो मेरे पापा ही थे। लेकिन वहाँ गली में घूमने वाले कुत्ते पापा की तरफ देखकर जोर जोर से भौंक रहे थे। ऐसे में मैंने उन्हें आवाज़ देते हुए बोला, अरे पापा, आप इतनी रात को वहाँ पर क्या कर रहे हैं? घर में आइए ना। इससे पहले कि मैं कुछ और बोल पाता कि अचानक ही दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। दोस्तों, इस बार दरवाजे खटखटाने की आवाज़ थी ये, और ये आवाज़ थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं जल्दी से सीढ़ियों से नीचे उतरा और सीधा दरवाजे पर पहुंच गया। जैसे मैं दरवाजे पर पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरे पापा तो सामने खड़े थे। फिर मुझे वहां पापा के जैसे शर्ट पहनने वाला कोई आदमी दिखाई दिया था, पर अब वो कहाँ गया, मैं यही सोचते हुए इधर उधर देखने लगा कि तभी मेरी नज़र मेरे पापा पर पड़ी तो मैंने देखा कि पापा बहुत ही गंभीर हालत में थे, या फिर यूं कहें कि वो आज बहुत ही अजीब व्यवहार कर रहे थे। अक्सर ऐसा होता था कि पापा कई बार घर नहीं आते थे, क्योंकि ट्रक ड्राइविंग का काम इतना होता था कि कभी उन्हें घर आना पड़ता तो कभी वो घर आने के बजाय ही पूरी रात डिलीवरी में ही बिता देते। लेकिन जब जब पापा घर लौटते थे तो वो बड़े ही प्यार के साथ मुझसे बात किया करते हैं, लेकिन आज पूरी काया ही पलट गई। ऐसे में मैंने पापा को अंदर बुलाया तो मुझे लगा कि पापा को कुछ ज़्यादा ही थकावट हो गई है। ऐसे में मुझे उन्हें चाय पिला देनी चाहिए। पापा जैसे ही अंदर पहुंचे तो अंदर आकर वो सीधा सीढ़ियों से होते हुए छत पर चले गए। मैं भी उनके पीछे पीछे छत पर जा रहा था। फिर मैंने अपने पापा को बोला, अरे पापा, आप ठीक तो हो ना? और आप ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? लेकिन उन्होंने मेरी बात पर ज़रा भी ध्यान नहीं दिया। वो बार बार आसमान की तरफ ही देख रहे थे और उनकी नज़र हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक भी बार ऐसा नहीं हुआ जब उन्होंने अपनी पलकें झुकाई होगी। उनकी आंखें बस एक ही जगह पर टिकी हुई थी और ये दृश्य मुझे अंदर से हिला रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे पापा को हो क्या गया है। तभी मैंने अपना फ़ोन उठाया और अपने चाचा जी को फ़ोन किया। मेरे चाचा जी मेरे घर के बगल में ही रहा करते थे। चाचा जी को जब मैंने पूरी बात बताई तो वो भी हैरान हो गए और फिर वो जल्दी से घर पहुंचे। पर जैसे मेरे चाचा जी घर पहुंचे तो तब तक मेरे पापा बेहोश होकर नीचे गिर चुके थे। आज पापा की यह हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी। मुझे अंदर ही अंदर रोना आ रहा था। और उसके बाद चाचा जी ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी से डॉक्टर का इंतजाम करता हूँ। चाचा जी ने तुरंत एक डॉक्टर को भी बुलाया, लेकिन डॉक्टर ने भी ये कहकर हमारा मन बहला दिया कि थोड़ी बहुत थकावट की वजह से मेंटली प्रेशर बन गया है। लेकिन मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि पापा इतनी जल्दी किसी भी चीज़ को सीरियस नहीं लेते थे, चाहे वो कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो। ऐसे में मेरा मन इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि पापा को मेंटली प्रॉब्लम हुआ है। डॉक्टर और मेरे चाचा के चले जाने के बाद भी मुझे यही टेंशन हो रही थी कि पापा को कुछ और ना हो जाए। बचपन में अपनी माँ को खोकर मैं अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े दुख बर्दाश्त कर चुका था, लेकिन इस सदमे को बर्दाश्त कर पाना मेरी पहुंच से बहुत दूर था। ऐसे में मैं किसी भी हालत में अपने पापा को कुछ भी होने नहीं देना चाहता था। रात के लगभग 1 बजे के आसपास फिर से अचानक ही मेरी आँख खुल गई। मैं अपने पापा के बिस्तर के नीचे बगल में ही सो गया। फिर उसके बाद जब रात के लमसम 2 बजे के आसपास अचानक ही मेरी आँख खुली
तो मैंने देखा कि मेरे पापा बिस्तर पर ही नहीं थे। एक बार फिर से अपने पापा को बिस्तर पर ना देखकर मेरी बेचैनी और बढ़ गई और मैं इधर उधर देखने लगा, लेकिन मेरे पापा मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। तो उसके बाद मुझे याद आया कि मैंने थोड़ी देर पहले अपने पापा को छत के ऊपर देखा था, जो आसमान की तरफ देख रहे थे। ऐसे में मैं जल्दी से छत पर पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरे पापा अभी भी छत पर मौजूद थे और वो आसमान को घूरते जा रहे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे पापा को हो क्या गया है। फिर अचानक ही मेरे जहन में एक घटना याद आने लगी। थोड़ी देर पहले मैंने सड़क के बीच में अपने पापा की तरफ ही दिखने वाले एक आदमी को देखा था और कुत्ते उसकी तरफ भौंक रहे थे। अब भी ऐसा ही हो रहा था। वो सारे के सारे कुत्ते अब मेरे घर के चारों तरफ चक्कर काट रहे थे और हमारी तरफ भौंकते जा रहे थे। बाद में मैंने अपने पापा को आवाज़ लगाने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। फिर दूसरी पल उन्होंने मेरी तरफ देखा, पर इस बार जब मैंने उनका चेहरा देखा तो मैंने देखा कि उनका चेहरा किसी पत्थर की तरह बन गया था। उनकी आंखें एकदम चमकती हुई और चेहरा बिल्कुल सपाट, मानो वो कोई रोबोट हो। उसके बाद उन्होंने कांपती हुई आवाज़ में कहा, तो अपने बाप को बचाना चाहता है, लेकिन अफसोस इसकी भी बारी आएगी। इतना कहने के बाद एक बार फिर से पापा वहीं बेहोश होकर नीचे गिर पड़े। अब मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने पापा को खींचकर नीचे ले जा सकूं। ऐसे में मैंने फिर से चाचा को फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। ऐसे में मेरे लिए मुसीबत तो बढ़ गई थी, लेकिन मैं अपनी इन परेशानियों को हैंडल करने में सक्षम था। किसी तरह से मैंने अपने पापा को वापस से नीचे ले जाने की हिम्मत की और धीरे धीरे अपने पूरे बदन का जोर लगाकर मैं बिस्तर तक पहुंच गया। मैंने पापा को बिस्तर पर लेटा दिया, लेकिन जैसे वो बिस्तर पर लेटे तो अचानक उनकी आंख खुली और उसके बाद उनकी आंखें एकदम से लाल हो गई। वो गुस्से से तिलमिला उठे थे। उनका गुस्सा देखकर मेरी भी हिम्मत जवाब दे रही थी। फिर दूसरे पल उन्होंने मेरी गर्दन दबोच ली और वो मेरी गर्दन को दबाने लगे। मेरी गर्दन को वो इस तेजी से दबा रहे थे कि अब अगर मैं थोड़ी बहुत भी देरी करता तो शायद मेरी सांसें फूल जाती और मैं यहीं पर अपना दम तोड़ देता। लेकिन मैंने किसी तरह से अपने पापा के उस मजबूत हाथ से अपने आप को छुड़वाया और फिर भागते हुए दरवाजे के पास पहुंचा। मैंने अपने पापा को दरवाजे के अंदर ही बंद कर दिया और वहां से भागते हुए मैं चाचा के यहाँ पहुंच गया। चाचा ने जब मेरी हालत देखी तो उनसे रहा नहीं गया और फिर वो अपने हाथ में एक लकड़ी लेकर घर में पहुंच गए। अब तक उन्हें भी इस चीज़ का एहसास हो चुका था कि मेरे पापा नहीं हो सकते जो कि मेरे ऊपर अटैक कर दें। मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि जब मैं अपने इस हट्टे कट्टे शरीर के साथ अपने पापा का सामना नहीं कर पाया तो फिर चाचा को तो वो 1 मिनट में दबोच सकते हैं। इसलिए मैंने अपने चाचा को अंदर जाने से मना कर दिया। हालांकि वो अंदर जाना तो चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें किसी भी कीमत पर अंदर नहीं जाने दिया। और जैसे जैसे समय बीत गया तो वैसे वैसे पापा की हरकतें नॉर्मल होने लगी और सूरज उगते ही सब कुछ एकदम नॉर्मल हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फिर जब हमने कमरा खोला तो हमने देखा कि मेरे पापा खिड़की के पास पड़े थे। उनकी नाक से खून निकल रहा था। मेरे चाचा ने उन्हें अस्पताल ले जाने की ठान ली और फिर हम गाड़ी लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन अस्पताल में भी कुछ सॉल्यूशन नहीं निकल पाया। हॉस्पिटल वालों का कहना था कि उनके अंदर अजीब बीमारी है जो किसी की पकड़ में नहीं आ रही है। इनका सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन फिर भी इस तरह का बिहेव करना बहुत ही अजीब है। फिर इसी बीच हॉस्पिटल में हमारी मुलाकात एक डॉक्टर साहब से हुई। उस डॉक्टर का नाम मुरली मनोहर था। जब मैंने उन्हें सारी बात बताई तब वो मेरी बात सुनने के बाद हैरान होते हुए बोले, बेटा मेरी बात मानो और अपने पापा को यहाँ से किसी पंडित जी के यहाँ पर ले जाओ। जिस तरह की बीमारी तुमने अपने पापा के अंदर समझ रखी है वैसा कुछ नहीं है, ये किसी ऊपरी शक्ति का साया है। फिर इसी बीच मेरे चाचा जी ने मेरे पापा की कंपनी में ये बात जानने की कोशिश की कि उस रात पापा किसके साथ थे। फिर उन्हें पता चला कि पापा के एक दोस्त विजेंद्र भी उनके साथ गया हुआ था। जब चाचा विजेंद्र से मिलने के लिए उसके घर पहुंचे तो वो ये चीज़ देखकर हैरान हो गए कि विजेंद्र की भी हालत पतली पड़ी हुई थी। वो भी बुरी हालत में थे। उसकी हरकतें भी ठीक मेरे पापा से मिलती जुलती थी। कहने को तो ये सब इत्तेफाक था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि इन दोनों घटनाओं के बीच में कोई संबंध है। अब मैं चाहता था कि मेरे पापा को उस डॉक्टर के बताए मुताबिक किसी तांत्रिक या फिर पंडित के पास लेकर जाना चाहिए, क्योंकि मेरे पापा इस हालत में थे कि वो कभी भी अपनी जान गंवा सकते थे। फिर उसके बाद मेरे चाचा ने जब फिर से मेरे पापा के दोस्त से कांटेक्ट करने की कोशिश की
तब उन्हें पता चला कि उसकी मौत हो चुकी है। और ये खबर सुनकर मैं इतनी बुरी तरह से डर गया था कि अब मैं अपने पापा को किसी भी हालत में किसी पंडित के पास ले जाना चाहता था, क्योंकि अब मेरे पापा का मेरी ज़िंदगी से चले जाने का मतलब था कि मेरी ज़िंदगी तबाह हो जाना। मैंने अपने चाचा से जिद्दी करके किसी तरह उन्हें गांव के एक पंडित के पास ले जाने को बोला। दरअसल हमारे उस शहर के बगल में एक छोटा सा गाँव था जहाँ एक तांत्रिक का नाम बड़ा ही फेमस था। जब मेरे पापा को उस तांत्रिक के पास ले जाया गया तो वहाँ पर जाते उस तांत्रिक में इसी चीज़ को अच्छी तरह से समझ लिया कि आखिर मेरे पापा के साथ क्या हुआ था। वहाँ जाते उस तांत्रिक ने मेरे पापा को एक साइड में बैठने को कहा, लेकिन फिर उस तांत्रिक ने पूछा ये उस रात कहाँ पर थे और किस जगह उनके साथ इस तरह की घटना हुई। लेकिन हम में से कोई भी इस बात से रूबरू नहीं था कि आखिर उस रात पापा के साथ क्या हुआ था। जब हमने उस तांत्रिक बाबा को इस बारे में बताया तो उस तांत्रिक ने कहा, हमें सबसे पहले आपके पापा के दोस्त की आत्मा को यहाँ पर बुलाना होगा। उसके लिए मैं किसी को आगे बुलाना चाहूँगा। वैसे तो मैं इस चीज़ के लिए तुरंत ही तैयार हो गया, लेकिन चाचा ने कहा, नहीं तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, जब तक मैं हूँ तब तक भाई को कुछ नहीं हो सकता। इतना कहकर मेरे चाचा जी आगे चले गए और उन्हें एक लाल रंग के घेरे में बैठाया गया। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर हम सभी कोई बड़ा हवन वगैरह करने वाले हैं। उसके बाद सामने बैठे उस तांत्रिक ने एकदम से मेरे चाचा के अंदर कुछ फेंकना शुरू कर दिया। वो राख की तरह दिखने वाली कोई चीज़ थी। जैसे उस तांत्रिक ने मेरे चाचा के ऊपर कुछ फेंका तो उसके साथ ही मेरे चाचा के शरीर को एक बहुत ही जोर का झटका लगा। मैं अपनी आंखों के सामने इस बहुत ही भयानक नज़ारे को देख सकता था। अपनी ज़िंदगी में मैंने पहले कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मुझे ऐसे पल भी देखने पड़ेंगे कि अपने पापा को बचाने के लिए मैं अपने चाचा को मुसीबत में देखूंगा। मेरे चाचा की हालत अब बहुत ही ख़राब हो रही थी और इतने में ही उनको एक बार फिर से तगड़ा झटका लगा और फिर उन्होंने अपने सर को नीचे झुका लिया। उनके लंबे लंबे बाल उनके चेहरे पर आ चुके थे और तभी उस तांत्रिक ने बोला, तुम्हारे साथ क्या हुआ है और किस वजह से तुम्हें मौत के घाट उतारा गया। एक बार के लिए मेरे चाचा ये सब सुनकर अपनी गर्दन को नीचे झुकाकर ही बैठे रहे, लेकिन थोड़ी देर के बाद उन्होंने बहुत ही भारी आवाज़ में कहा, मुझे नहीं मालूम मुझे क्यों मारा गया है। उसके बाद उस तांत्रिक ने एकदम से बोला, उस रात तुम लोगों के साथ क्या हुआ था और तुम लोग आखिर किस स्थान पर पहुंचे थे। इस पर उन्होंने बताया कि वो रात उनके लिए किसी श्रापित रात से कम नहीं थी। मेरे चाचा अपनी भारी भरकम आवाज़ में कहने लगे कि उस रात मैं अपने दोस्त के साथ सफ़र कर रहा था। अचानक हमें महसूस हुआ कि ट्रक के टायर के नीचे कोई चीज़ दब गई है और जिस वजह से ट्रक का टायर एक तरफ से उखड़ गया था। हमने ट्रक की रफ्तार को एकदम हल्का किया और उसके बाद हम ट्रक से उतरकर देखने लगे, लेकिन जैसे हम ट्रक से नीचे उतरे तो हमें वहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आया। तभी मेरे दोस्त ने बोला, हो सकता है हमें कोई वहम हुआ हो, ऐसे में हमें इस तरह की सुनसान जगह से नीचे नहीं उतरना चाहिए। इतना कहने के बाद मेरा दोस्त वापस ही अंदर चढ़ने वाला था कि अचानक ही मेरी नज़र एक बुढ़िया पर पड़ी। उस बुढ़िया के 4 पाँव थे, वो किसी कुत्ते बिल्ली की तरह चल रही थी। उसके भागने की रफ्तार कुत्ते बिल्ली से भी ज़्यादा थी। उस भयानक बला को देखने के बाद हम तुरंत ही ट्रक में चढ़ गए। हमने तो अपने ट्रक की रफ्तार को बढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे जैसे ट्रक की रफ्तार बढ़ती जा रही थी तो वैसे वैसे उस बुढ़िया की रफ्तार भी बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि थोड़ी देर में वो हमारे पास पहुंचकर हमें नुकसान पहुंचा देगी। डर की वजह से मेरे हाथ पैर भी कांप रहे थे, जिस कारण मैं ट्रक ड्राइव भी नहीं कर पा रहा था। थोड़ी देर के बाद ट्रक के पीछे नजर आने वाली वो महिला अब आगे आ गई थी और जैसे वो ट्रक के सामने पहुंची तो मैंने उसे बहुत ही जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद ट्रक का संतुलन एकदम से बिगड़ने लगा। मैंने कोशिश तो बहुत की, लेकिन ट्रक को सड़क से नीचे उतरना ही पड़ा। हालांकि ट्रक किसी चीज़ से तो नहीं टकराई, लेकिन कंट्रोल करते करते मेरा पूरा बदन टूट चुका था। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। ये सब सुनने के बाद वो तांत्रिक समझ गया कि उनके साथ क्या हुआ है, इसलिए उन्होंने मेरी तरफ देखते बोला, बेटा मुझे लगता है यहाँ पर उस बूढ़ी औरत की आत्मा को बुलाना होगा और जब वो यहाँ पर आएगी तो यहाँ पर तांडव मचेगा। ऐसे में उस आत्मा को यहाँ से बुलाने से बेहतर है कि मैं तुम्हारे पापा का अच्छी तरह से इलाज कर दूँ। तुम्हें लगभग 2 महीने तक अपने पापा का ख्याल रखना होगा। अगर तुमने अपने पापा का ख्याल रख लिया तो फिर ये बिल्कुल सही हो जाएंगे, और अगर तुमने कोई भी गलती करने की कोशिश की तो फिर हो सकता है जिस तरह से तुम्हारे पापा के दोस्त की मौत मिली है उसी तरह से एक दर्दनाक मौत तुम्हारे पापा को भी नसीब हो। दोस्तों, उस तांत्रिक की बात सुनकर मैंने अपनी गर्दन हिलाते बोला, आप चिंता मत कीजिए, आप जो मुझे इलाज बताना है बता दीजिए,
मैं सब करूँगा, लेकिन अपने पापा को कुछ नहीं होने दूंगा। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे चाचा की तरफ एक बार से राख की तरह कुछ फेंका और मेरे चाचा एकदम से बेहोश होकर नीचे गिर पड़े। दूसरे पल मेरे चाचा के शरीर को एक जोरदार झटका लगा। झटका लगने के साथ ही मेरे चाचा एकदम से उठ गए और उनका शरीर उन्हें बहुत ही कड़क महसूस हो रहा था। फिर उन्होंने बोला, अभी यहाँ पर क्या हुआ था? इस पर मैंने मुस्कुराते बोला, अरे कुछ नहीं चाचा जी, बस आपके शरीर से आपकी आत्मा को बाहर निकाल दिया था। ये सब वार्तालाप हो जाने के बाद उस तांत्रिक ने हमें कुछ अगरबत्तियां दी और फिर उन्हें कहाँ पर लगाना है ये भी बताया। उन्होंने बताया कि बीच बीच में तुम्हें अपने घर के बाहर उस बूढ़ी औरत का साया नजर आएगा, तो तुम कभी भी उस बूढ़ी औरत के साय से मत घबराना, क्योंकि वो तुम्हारे पापा को ले जाने की तमाम कोशिश करेगी, लेकिन मैं तुम्हारे घर का पूरी तरह से इलाज कर दूंगा। 2 महीने तक तुम्हारे पापा को घर से बाहर मत निकलने देना। हाँ, अगर दिन की बात हो तो वो बाहर जा सकते हैं, लेकिन रात में वो भूलकर भी बाहर नहीं जा सकते। उसके बाद मैं पापा को लेकर घर आ गया और बीच बीच में मुझे वो भयानक महिला नज़र तो आती, लेकिन मैं जानता था कि वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ऐसे में मैं थोड़ा बेफिक्र होकर रहता, लेकिन जैसे जैसे वक्त का पहिया घूमता रहा तो वैसे वैसे सब कुछ सही हो गया और फिर मेरे पापा भी एकदम ठीक हो गए। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।